अर्ली 90s से लेट 90s तक WCW अपनी विनिंग स्ट्रीक को मेंटेन करके चल रहा था, जहाँ पे WWE को ऐसी कड़ी चुनौती दे रहा था जिसने विंस मैकमैन की रातों की नींद खराब कर दी थी। और WCW ने इसी पीरियड में WWE के सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी में परफॉर्म करने के लिए साइन किया था, पर वे उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाए अच्छे से और उनका WCW करियर वैसा इंप्रेसिव साबित नहीं हुआ जो उनका WWE में था। और इस वीडियो में बात करेंगे उन WWE स्टार्स की भी जो एक टाइम पर WCW में थे और WCW ने उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया था। नंबर 15 पे आते हैं एडी गैरेरो। दोस्तों, एडी गैरेरो WWE के मोस्ट लव सुपरस्टार्स में से एक है। 2005 में उनकी डेथ ने फैंस, उनके दोस्त और यहाँ तक उनके कलीग्स को उनकी डेथ ने टीवी पर रुलाने पर मजबूर कर दिया था। और WWE में आने से पहले वे WCW के क्रूशरवेट डिवीजन में से एक थे और वे बहुत काबिल और टैलेंटेड थे, पर WCW का मैनेजमेंट लेट 90s आते आते बहुत बिल्कुल ख़राब हो गया था। यहाँ पर हल्क होगन और केविन नैश को क्रिएटिव कंट्रोल देने के बाद WCW ने एक तरफ से अपनी कब्र खोद ली थी और क्रूशरवेट डिवीजन को उन्होंने बुरी तरह से बरी कर दिया था। और यहाँ पर एडी गैरेरो ने अपने दोस्त बेनवा, सैटन और मलिंको के साथ बोल्ड स्टेप लिया और WCW को लीव कर दिया था। और उस टाइम पर WCW का फोकस सिर्फ NWO, बड़े स्टार्स और WWE के पुराने स्टार्स को पुश करने पर ही रहता था और उन्होंने नए स्टार्स को प्रोड्यूस ही नहीं किया था, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि WCW 2001 तक खत्म हो गई थी। नंबर 14 में आते हैं क्रिस बेनवा। क्रिस बेनवा ने भले ही अपने जीवन में ऐसा कदम उठाया था जो सही नहीं था, पर वे एक बहुत शानदार टेक्निकल रेसलर थे अपने प्राइम में और उन्होंने अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग स्टू हार्ट के अंडर ली थी, जो लेजेंडरी ब्रेट हार्ट के फादर हैं। बेनवा के WCW में जब वे थे तब वे 4 हॉर्समैन स्टेबल के मेंबर थे, जो 95 में फिर से फॉर्म हुई थी। बेनवा WCW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रहे थे, पर इसके बाद उनकी बुकिंग को लेकर वे WCW के मैनेजमेंट से डिसएग्री हो गए थे और अपने फ्रेंड्स एडी गैरेरो, पेरी सैटन, डीन मेलेंको के साथ मिलकर उन्होंने अपने टाइटल को वेकेट कर दिया था और WCW को लीव कर दिया था और वे WWE में आ गए थे। और WWE में आने के बाद ही उन्हें क्रिएटिवली अच्छी स्टोरीज मिलना शुरू हो गई थी और उन्होंने WWE के हर टॉप स्टार को फेस किया था। पर 2007 में उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद से WWE ने उन्हें एक्नॉलेज करना बंद कर दिया, पर उनका करियर WCW को छोड़ देने के बाद WWE में आने के बाद ही सक्सेसफुल बताया गया था। नंबर 13 पे आते हैं केन। ग्लेन जेकब्स एके केन की पूरी रेसलिंग जर्नी ही अलग अलग कैरेक्टर्स और गिमिक्स का पार्ट रही है और उन्होंने WCW में भी एक मैच रेसल किया था एज ए टैग टीम में, जहां पर उन्होंने स्टिंग को फेस किया था रिंग में। और अपने पहले WCW के मैच में यहाँ पर ग्लेन जेकब्स ने स्टिंग जैसे लेजेंड को फेस किया था, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। 93 में उन्होंने WWE में एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने माइक बेल को हराया था। 95 में जेकब्स ने WWE में फिर परफॉर्म करा था, जहां पर उन्हें एक डेंटिस्ट की गिमिक दे दी गई थी जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं आई थी, फिर फेक डीजल। और इस पॉइंट तक जेकब्स रेसलिंग को छोड़ देने का मन बना चुके थे इतने सारे फ्लॉप कैरेक्टर्स को प्ले करने के बाद। फिर 97 के मिड में WWE ने उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो अंडरटेकर के साथ ग्रो होता गया और लेजेंड बन गया, और वो कैरेक्टर था बिग रेड मॉन्स्टर केन का, जो टेकर का लॉस्ट बर्न ब्रदर था। और रेस्ट आप जानते हैं। पर इनिशियली WCW ने भी जेकब्स के पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया था और उनका WCW करियर भी एक फेलियर साबित हुआ था। नंबर 12 पे आते हैं दी अंडरटेकर। दोस्तों, WWE को आज की तारीख में अंडरटेकर की बगैर इमेजिन करना नामुमकिन सा लगता है। टेकर ने WWE में जो अचीव किया है उसे और किसी ने अचीव नहीं किया है आज तक। पर WWE में आने से पहले टेकर WCW में थे, जहां पर वे टैग टीम में परफॉर्म करते थे और फिर बाद में सिंगल्स रेसलर परफॉर्म करने लगे थे और उनके मैनेजर थे पॉल हेमन। 1990 तक टेकर का WCW कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने आ गया था और ऑल एंडरसन, जो WCW में उस टाइम पर बुकर थे, उन्होंने टेकर को कहा था कि WCW में वो बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे और उन्हें पैसे देकर कोई रेसलिंग करते नहीं देखना चाहेगा। फिर टेकर ने इसके बाद विंस मैकमैन के साथ मीटिंग की थी और विंस ने टेकर को एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो आने वाले सालों में WWE का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रेसलर और वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर और एक ऐसा लेजेंड बना जिसके बगैर आज आप WWE को इमेजिन ही नहीं कर सकते, और वो था दी अंडरटेकर। और अच्छा हुआ कि टेकर ने WCW को छोड़ दिया था, वरना WWE को अंडरटेकर जैसा रेसलर कभी नहीं मिलता। नंबर 11 पे आते हैं स्टीव ऑस्टिन। दोस्तों, स्टीव ऑस्टिन WWE में मेगास्टार बनने से पहले WCW में थे, जहां पर उनका नाम था स्टनिंग स्टीव ऑस्टिन। फिर उन्होंने ब्रायन पिलमैन के साथ अपनी एक टीम बनाई थी जिसका नाम था हॉलीवुड ब्लॉन्ड्स। फिर ऑस्टिन यहां पर हल्क होगन के WCW में आने से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और WCW ने उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया था और एरिक बिशॉफ ने उन्हें बिना नोटिस दिए सिर्फ टेलीफोन पर ही फायर कर दिया था। फिर ऑस्टिन ECW गए थे और वहां पर उन्होंने अपने प्रोमो में होगन और बिशॉफ को बहुत बुरी तरह ट्रोल किया था और वहीं से ही ऑस्टिन की प्रोमो कट करने वाली स्किल्स उभर कर आई थी। फिर ऑस्टिन 95 में WWE में आए थे और यहाँ पर भी उनकी शुरुआती गिमिक अच्छी नहीं थी और उन्हें विंस मैकमैन रिंग मास्टर बना दिया था, जहाँ पर वे अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे और उनके मैनेजर टेड डिबियासी ही बोलते थे। और टेड डिबियासी के WCW जाने के बाद ऑस्टिन ने अपना नाम बदला स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और किंग ऑफ द रिंग 96 जीता और ऑस्टिन 316 प्रोमो उन्होंने कट किया,
जो मैसिवली पॉपुलर हुआ फैंस में, और यहाँ से ऑस्टिन का WWE में ऐसा राइज हुआ जिसे WWE का हर फैन जानता है, और पूरे एटीट्यूड एरा को स्टेब्लिश करने के पीछे स्टीव ऑस्टिन है। नंबर 10 पे आते हैं जिम नाइटहार्ट। नाइटहार्ट भी WWE के एक लेजेंडरी परफॉर्मर्स में से एक है और WWE में वे हार्ट फाउंडेशन का हिस्सा रहे हैं। नाइटहार्ट ने भी WCW को ज्वाइन किया था 98 में, जब ब्रेट हार्ट भी कंपनी में थे और वे टैग मैचेस में ही दिखे थे, पर WCW ने उनको कोई स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं किया था और नाइटहार्ट का WCW करियर भी फेलियर साबित हुआ था। नंबर 9 पे आते हैं ब्रिटिश बुलडॉग। ब्रिटिश बुलडॉग भी ब्रेट हार्ट जैसे स्टार रेसलर रहे थे मिड 80s से अर्ली 90s तक, और समर स्लैम 92 में जब उन्होंने ब्रेट हार्ट को हराया था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जो उनके करियर के बेस्ट मैचेस में से एक था। इसके बाद विंस और WWE पर स्टेरॉइड एलिगेशन लगा था, तो ब्रिटिश बुलडॉग डेवी बॉय स्मिथ ने WCW ज्वाइन किया था 94 में। WCW उस समय अपना बिजनेस यूके में ग्रो करना चाहता था, तो डेवी बॉय स्मिथ यूके में उनके स्टार अट्रैक्शन थे और उनका वेडर के साथ वर्ल्ड टाइटल मैच भी हुआ था, पर एक बायर फाइट में इन्वॉल्व होने के बाद उन्होंने भी WCW को लीव कर दिया था। फिर इसके बाद वे WWE फिर से चले गए थे, पर 97 में मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब इंसिडेंट होने के बाद वे WCW में वापस आए थे और WCW ने उनको फिर से इम्प्रॉपरली यूटिलाइज किया था, जहां पर फॉल ब्रॉन 98 में उनका मैच था ट्रिपल थ्रेट टैग टीम में, जहां पर उन्होंने एक इम्प्रॉपर बम्प लिया था जो ट्रैप डोर था वॉरियर के एंट्रेंस का, जिसकी वजह से उनकी बैक इंजर्ड हो गई थी और वे नियरली पैरालाइज्ड हो गए थे और WCW ने ब्रिटिश बुलडॉग के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि वे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नंबर 8 पे आते हैं अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर WWE के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स में से एक है और हल्क होगन, रैंडी सेवेज, रिक्रूट जैक रॉबर्ट्स के साथ वे फ्यूड में रहे थे। रेसलमेनिया 6 पर उन्होंने हल्क होगन को हराया था और वे WWE चैंपियन बन गए थे। वॉरियर एक कंप्लीट पैकेज थे एनर्जी और एड्रेनलिन के, और 92 तक वे WWE से सस्पेंड हो गए थे क्योंकि वॉरियर का विंस मैकमैन के साथ उनके पेमेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। फिर जब मंडे नाइट वॉर्स अपनी पीक पर था तो वॉरियर ने WCW में आगमन किया था और उनके डेब्यू में ही वॉरियर ने ऐसा प्रोमो कट किया था कि व्यूअर्स ने चैनल को देखना ही बंद कर दिया था। पर WCW ने यहाँ वॉरियर को एक सुपरनेचुरल दिखाने की कोशिश करी थी और हल्क होगन के साथ फिर से उनकी राइवलरी को यहाँ WCW पेश करना चाह रहा था, और हेल इन हैवक में उनका मैच हुआ था जो रेसलिंग का वन ऑफ द वर्स्ट मैच साबित हुआ था, और वॉरियर का कमबैक भी रेसलिंग का वन ऑफ द वर्स्ट कमबैक माना जाता है। नंबर 7 पे आते हैं अर्थक्वेक। WWE में अर्थक्वेक एक मॉन्स्टर थे और हल्क होगन के अगेंस्ट वे एक फ्यूड में इन्वॉल्व रहे थे, जहां पर नेचुरल डिजास्टर टीम का वे हिस्सा थे, और WCW में जाने के बाद उन्हें अर्थक्वेक से एवलांच कर दिया गया था और 6 महीने के बाद उन्हें शार्क बना दिया गया था, और WCW के पास कोई क्लू नहीं था कि वे उन्हें कैसे यूटिलाइज करें, और उनका WCW करियर भी एक भुला देने वाला करियर साबित हुआ था। नंबर 6 पे आते हैं रिक मार्टेल। रिक मार्टेल WWE के एक अंडररेटेड रेसलर रहे हैं और 80s के टैग टीम स्ट्राइक फोर्स का वे हिस्सा थे, लेकिन 90s के आते आते उनकी गिमिक को भी चेंज किया गया था और उन्हें द मॉडल रिक मार्टेल की गिमिक दी गई थी, और WCW में जाने के बाद उन्हें डिसेंट पुश भी मिला था, लेकिन बुकर टी के अगेंस्ट एक मैच में वे उनकी नी सीवियरली इंजर्ड हो गई थी और उनका करियर इसके बाद कुछ खास नहीं चला था और WCW में वे कामयाब नहीं हो पाए थे। बिग बॉस मैन। बिग बॉस मैन एक बहुत बड़े स्टार रेसलर थे WWE के गोल्डन टाइम्स के लेट 90s से अर्ली 90s तक। वे WWE के मिड कार्ड टैलेंट्स के महान रेसलर्स में से एक थे और हल्क होगन के साथ उनका बहुत ही शानदार स्टील केज मैच हुआ था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, और वे हील थे, पर इसके बाद वे बेबी फेस हो गए थे। फिर इसके बाद बिग बॉस मैन ने WCW को साइन किया था, जहां पर फिर से वे एक पुलिस वाले की गिमिक में थे और उनका नाम WCW में था बॉस, और WWE ने इस पर एक्शन लिया था उनके कॉपीराइट के लिए। फिर यहाँ बॉसमैन का नाम कर दिया गया था गार्जियन एंगल, और फिर बिग बाबा रॉजर्स और डंजन ऑफ डूम। इतनी सारी खराब अपॉर्चुनिटीज़ के चलते उन्होंने WCW को लीव कर दिया और फिर एटीट्यूड एरा में वे वापस आए WWE में, जिसमें उनकी गिमिक को उन्होंने अपग्रेड किया था। नंबर 4 पर आते हैं बैम बैम बिगेलो। बैम बैम में WWE के एक पावर हाउस थे और जब वे WWE में थे वे फुर्तीले थे, कैरिज्मेटिक थे और ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी और उनका वेट 400 पाउंड्स प्लस से भी ज़्यादा था, पर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल था, जहां पर वे गोल्डन एरा के टाइम पर भी थे और 92 में उन्होंने WWE में वापसी करी थी और रेसलमेनिया 11 में उनका लॉरेंस टेलर के साथ मैच हुआ था, पर वो मैच में हार गए थे। और बैम बैम बिगेलो का बैकस्टेज क्लिक के मेंबर्स के साथ फाइट भी हुई थी और उन्होंने उस समय WWE को लीव कर दिया था और फिर वे इंडिपेंडेंट रेसलिंग और ECW चले गए थे और 98 में उन्होंने WCW साइन किया था और वे गोल्डबर्ग के साथ एक फ्यूड में थे, जहां ऐसा लगा था कि उनको फाइनली मेगा पुश मिलेगा, पर वे वहां पे भी मिड कार्ड का हिस्सा बनकर रह गए थे और उनका भी WCW करियर फीका साबित हुआ था। नंबर 3 पे आते हैं मिस्टर परफेक्ट कर्ट हेनिंग्स। रेसलिंग के बेस्ट टेक्निकल रेसलर्स में से एक कर्ट हेनिंग्स के WWE में मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, रिक फ्लेयर के साथ, और उस टाइम पर वे WWE के बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस में से एक थे और अपनी इंजरीज के दौरान वे WWE में प्रेजेंट थे एज अ कमेंटेटर और मैनेजर। फिर WCW में जाने के बाद कर्ट हेनिंग्स परफेक्ट नहीं रहे थे, जहां पर दूसरे रेसलर्स को उनसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, पर वह वहां पर 4 हॉर्समैन और NWO का भी हिस्सा रहे थे।
इन स्टोरी लाइन ने भी उनको ऊपर उठाने में मदद नहीं की थी और 2001 में WCW खत्म होने के बाद 2002 में कर्ट हेनिंग्स ने WWE में वापसी करी थी। फिर फरवरी 10, 2003 को हेनिंग्स अपने होटल के रूम में मृत पाए गए थे, जहां मेडिकल एग्जामिनेशन में उनके पेट में कोकेन पाई गई थी। नंबर 2 पे आते हैं गोल्डस्ट। गोल्डस्ट डस्टी रनर्स हॉल ऑफ फेमर डस्टी रोड्स के बेटे हैं और वे WCW में थे WWE में आने से पहले। जहां पर वे नेचुरल डस्टी रोड्स की गिमिक में थे, वहां पर 4 सालों के बाद वे WWE में आए थे, जहां पर वे एक बहुत सी अलग तरह की गिमिक पे थे, जिसे द बिजार वन गोल्डस्ट कहा जाता है। और उनकी शुरुआती पुश बहुत अच्छा था, जहां पर वे शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, रेजर रेमोन के साथ फ्यूड में दिखे थे। और WWE में भी 4 साल रहने के बाद उन्होंने WCW में फिर से वापसी करी थी, जहां पर उन्हें फिर से एक अजीबोगरीब गिमिक दे दी गई थी, जिसका नाम था 7, जिसे बाद में खुद डस्टी रनल्स ने ही प्ले करने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपने पिता अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स की गिमिक को प्ले किया था और 2001 तक WCW को WWE ने परचेस कर लिया था और रनल्स के कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने रिन्यू नहीं किया था। पर ओवरऑल गोल्डस्ट अपने WWE करियर के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, WCW के लिए नहीं। और नंबर 1 पे आते हैं ब्रेट हार्ट। WCW बहुत सालों से ब्रेट हार्ट को अपनी कंपनी में परफॉर्म करने के लिए साइन करना चाहता था और मुंह मांगी रकम पर WCW ब्रेट हार्ट को प्रेशराइज भी कर रहा था। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब होने के बाद फाइनली ब्रेट हार्ट WCW में आए थे दिसंबर 15, 97 को, जहां उनके WCW के पहले पेपर-व्यू में उनको रेफरी बना दिया गया था। और यहाँ WCW ने रिक फ्लेयर और ब्रेट हार्ट की पर्सनल लाइफ हीट को भी वेस्ट कर दिया था और लेट 99 तक WCW ने अपनी खबर खोदना शुरू कर दी थी। ब्रेट हार्ट वर्ल्ड चैंपियन थे और वे उस समय गोल्डबर्ग के साथ एक फ्यूड में थे, जहां पर गोल्डबर्ग की एक किक ने ब्रेट हार्ट के करियर को एंड कर दिया था। ब्रेट हार्ट का फाइनल WCW अपीयरेंस था सितंबर 6, 2000 को।